नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और दो चीज़ें आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं। पहली चीज़ ये कि ये जो हमारा करंट अफेयर्स है वो आपके सभी एग्जाम के लिए जो है उपयोगी होता है। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की कर रहे हो, आर की कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, ये हमारा करंट अफेयर्स उस एग्जाम के लिए उपयोगी होता है। एक बात। दूसरी इंफॉर्मेशन आपके लिए यह है कि जो क्लास अभी आपको मॉर्निंग में 8 AM पे आती है, ये क्लास अब आपको 10:30 के अराउंड जो है मॉर्निंग में डेली 10:30 बजे लाइव आया करेगी। यानी कि हमारी आपकी बातचीत भी हुआ करेगी और क्लासेस भी हुआ करेगी, तो यह बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप HEO यानी कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए हम लोग डेली 4:50 पर लाइव आते हैं, यानी कि 5 बजे मान लीजिए, तो 4:50 पर लाइव आते हैं। HEO को लेकर के अगर आपने फॉर्म फिल किया है या आपके नोन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, उनको ये हमारा वीडियो शाम 4 बजे आप जो है बता दीजिएगा। हमारा HEO का बैच भी चलता है और बैच के अलावा जो है हमारा क्या चलता है, बेसिकली हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो कि बहुत उपयोगी है, तो वो आप लोग देखिएगा प्लीज जरूर, ठीक है। अब आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और विगत दिवसों के अनुरूप यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस पृथ्वी दिवस अभियान के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वर्ष 2030 तक निम्नलिखित में से किस विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने का आह्वान किया गया है? भाई साहब, वर्ष 2026 में जो ये आपका वर्ल्ड एर्थ डे जो मनाया गया है, ठीक है, क्या WORLD वर्ल्ड एर्थ डे, EARTH एर्थ डे, इसकी थीम क्या है भाई साहब? आप सभी लोग इसको प्लीज जरूर देख लीजिएगा। थीम पर प्रश्न आप एग्जाम में बहुत सारा आता है और मैंने कहा है कि जो भी एनवायरमेंटल डे होते हैं तो वो वर्तमान वर्ष और उसके पिछला वर्ष जो होता है, यानी कि 2025 और 2026 दोनों वर्षों की थीम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जितने भी पर्यावरणीय कन्वेंशन होते हैं, जितने भी एनवायरमेंटल कन्वेंशन हुए हैं, उन सभी कन्वेंशन को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उन पर भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अभी आपका लेखपाल का एग्जाम होगा, देखा ठीक ठाक प्रश्न इसमें आएंगे। लेखपाल की परीक्षा हो, लोअर पीएचएस की परीक्षा हो, ये कई सारी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। तो इसका उत्तर आप लोग जरा दोबारा से बताइए मुझे कि क्या हो जाए, इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। ये प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, उत्तर आप बताने का कष्ट करें, अभी जस्ट आप बताइए प्लीज, ठीक। चलिए, अटल पेंशन योजना की ऐतिहासिक उपलब्धि अभी हुई है, यानी कि अटल पेंशन योजना के नामांकन में 9 करोड़ का दरअसल अभी आंकड़ा जो है पार कर गया। इसीलिए क्या है, ये अटल पेंशन योजना भी क्या है, चर्चाओं में है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा है आपसे, मैं अभी भी कह रहा हूं कि जितनी भी पुरानी योजनाएं होती हैं उन पर प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगर उनके 5 साल पूरे हो गए हैं, अगर 10 साल पूरे हो गए हैं या उस पुरानी योजना से कोई बड़ा बेनिफिट अगर हुआ है तो भी प्रश्न आप एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि पुराने प्रश्नों को भी, यानी पुराने टॉपिक को भी आपको पढ़ना होता है, खासकर योजनाओं के मामले में, ठीक है। तो भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है? अटल पेंशन योजना, ठीक है। क्या नाम है इसका? अटल पेंशन योजना ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित कर लिया है, यानी कि इस योजना के तहत कुल नामांकन का आंकड़ा 9 करोड़ यानी कि 90 मिलियन को क्या कर गया है, पार कर गया है। और ये जो उपलब्धि ये जो हासिल हुई है, ये क्या है, ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जाती है। यानी कि योजना किसके लिए? ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लाई गई थी। अटल पेंशन योजना के बारे में डिटेल से पढ़ भी लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब जो अभी हाल ही में प्रोग्रेस और रिकॉर्ड जो बना है उसको देखते हैं एक बार। तो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान योजना में 1 करोड़ 35 लाख नए ग्राहकों का नामांकन हुआ, ठीक है। और ये अभी फिलहाल जो वृद्धि हुई है ये अपने आप में हिस्टोरिकल जो है ग्रोथ है, ठीक है। अब इस योजना की थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ये योजना क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, टिक लगा दीजिएगा। सबसे पहली बात तो यही हो जाएगा कि भाई अटल पेंशन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आप कहेंगे सर वर्ष 2015 में हुई थी। अब अगर वर्ष 2015 की बात होती है तो आप एक काम कीजिए, लगे हाथ एज ए टास्क आप नोट कर लीजिए कि आपको क्या काम करना है। 2015 में और कौन कौन सी केंद्र सरकार ने योजनाएं लॉन्च की थी, यानी केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में और कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी। जैसे अगर मैं आपसे भी कहूं
कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो आप बता सकते हैं। या आप प्रधानमंत्री सूर्य मुक्त बिजली घर योजना के बारे में पढ़ लीजिएगा, हर घर जल योजना जो है वो पढ़ लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो पुरानी हैं और चर्चा में रहती हैं। फिलहाल मैं आपसे कह रहा हूं कि 2015 में जो योजनाएं शुरू की गई थी उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी भाई साहब, ठीक है। क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि सभी भारतीयों, विशेष रूप से कौन से, जो गरीब हैं, वंचित हैं और असंगठित क्षेत्र के, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो श्रमिक होते हैं, उनके लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी प्रणाली है अपने आप में, या एक स्वैच्छिक और अंशदायी अपने आप में है। आप अपनी स्वेच्छा से इसको ले सकते हैं। इसका प्रबंधन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। अब यह भी पूछ सकता है कि भैया बताओ इस अटल पेंशन योजना का संचालनकर्ता कौन है? आप क्या कहेंगे कि इसका संचालनकर्ता कौन है? पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको PFRDA भी बोलते हैं। याद रहेगा पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब पात्रता कई बार पूछता है, तो 18 से 40 वर्ष तक का कोई भी आयु वर्ग का जो भारतीय नागरिक हो वो इसमें क्या हो सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उम्र सीमा जो है इसकी, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पेंशन का लाभ ग्राहकों को उनके अंशदान के आधार पर, यानी कि जिस प्रकार से वो अंशदान करेंगे उस बेस पर 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से लेकर के 5000 तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन जो है दी जाएगी। आप जैसा, जिस प्रकार से आप धन देंगे मतलब पेंशन के लिए, उसी प्रकार से 60 साल की उम्र के बाद ऑटोमेटिक आपके द्वारा दिए गए धन के आधार पर आपको मंथली 1000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक की पेंशन आपको दे होगी सरकार की तरफ से। आप जितना अंश देंगे, जैसे आप सहारा वगैरह में आप पैसा देते होंगे, उसके आधार पर आपको आउटपुट मिलता है, ठीक उसी प्रकार से अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे। चलिए, क्या इसका सिग्निफिकेंस है? यह योजना वृद्धावस्था में आयु सुरक्षा प्रदान करती है। आप जानते होंगे आजकल जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, पुरुष लोग, उनको आजकल के घर के बेटे क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं और उन्हें वृद्धा आश्रम जैसे जगहों पर जाना पड़ता है, रहना पड़ता है। आप सोचिए कि जिस बच्चे को माता पिता इतने लाड़ प्यार से पालते पोसते हैं, वही बच्चे अपने माता पिता को क्या करते हैं, घर से बाहर कर देते हैं। कई बार ये स्थितियां शादी के बाद उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी के साथ साथी बन के किसी को अपनाते हैं तो साथी का अपने ख्याल रखिए, पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखिए, लेकिन अपने सुख के लिए आप अपने माता पिता या अपने सास ससुर को आप लात मार दे नहीं। अगर एक पति है तो उस पति का कर्तव्य है कि वह अपने पत्नी के माता पिता का सम्मान ठीक उसी प्रकार से करे जैसा वो अपने माता पिता का करता है। एक पति के लिए पत्नी के माता पिता भी अपने आप में क्या हैं, महान हैं और पूजनीय होते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक पत्नी के लिए भी एक पति के माता पिता यानी कि सास ससुर भी उसके लिए पूजनीय होने चाहिए। अपने आप पे ध्यान रखिएगा। जब दोनों एक दूसरे के माता पिता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो निश्चित तौर पर वह परिवार स्वर्ग से कम नहीं होगा और वह परिवार निरंतर प्रगति की ओर उन्मुख होगा। यह भाव अपने भीतर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हो गई और इससे क्या होगा, अपने आप में जो है बड़ा लाभ होगा और लाभार्थियों के बीच बचत की संस्कृति को बढ़ावा देगी। 9 करोड़ ग्राहकों का नामांकन यह प्रमाणित करता है कि डिजिटल इंडिया और जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है अपने आप में। ठीक है, अब इसी पर प्रश्न बन जाएगा जिसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। ठीक, शादी की बात याद आ गई, एक और बात है, दहेज वहेज मत देना शादी वादी में। ठीक है, एक लड़की सब कुछ छोड़ करके आपके घर में आएगी, ध्यान रखिएगा। अपने घर आंगन, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने सखी, अपनी सहेली, अपने दोस्त यार सब कुछ छोड़ करके आपके घर आएगी, आपके लिए आएगी। इसलिए एक महिला से और उसके परिवार वालों से ध्यान दीजिए, कभी दहेज लेने की अपेक्षा या आकांक्षा मत रखिएगा। अभी आलू का रिजल्ट आया हुआ है, पीसेस का रिजल्ट आया हुआ है, बाजार में मार्केट रेट जो होता है बढ़ जाएगा इन लोग का, है ना। इतने लाख रुपए में शादी होगी, ये काम मत कीजिएगा। अगर यही काम करते हैं तो आपकी शिक्षा का कोई मोल नहीं रह जाएगा। अगर मेरी बात आपको समझ में आती है तो ध्यान रखिएगा, लालच नहीं होगा। आप सोचिए कि अगर किसी लड़की घर में आपका रिश्ता करते हैं, आप आरओ हैं, पीसीएस है, कोई भी अन्य नॉर्मल जॉब में है और आप
किसी लड़की के घर में दहेज की बात करते हैं और लड़की को पता चलता है कि लड़के वाले ने इतना दहेज मांगा है, आपका जो सम्मान, जो इज्जत होती है ना, उसी दिन कम हो जाती, उसी वक्त कम हो जाती है। लेकिन जब लड़की को यह पता चलेगा कि लड़के वाले दहेज नहीं ले रहे हैं, लड़के वाले लड़का मना कर रहा है, तो उस पत्नी का आपके प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सम्मान दोनों के प्रति होना चाहिए एक दूसरे के लिए, है ना, ये बहुत मस्ट है। पत्नी भी कई मामलों में बहुत एकदम से उबड़ खाबड़ टाइप मामला हो जाता है, तो पति पत्नी को हमेशा सामंजस्यपूर्ण अगर जीवन जीना है तो उसके लिए एक दूसरे का सम्मान करना होगा, है ना, तब रिश्ता अच्छा बनता है। चलिए, ये पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है। आरओ बन जाइएगा, पीसीएस बन जाइएगा, पैसा कमाइएगा, ये उद्देश्य नहीं है। अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बनो, अच्छे पति पत्नी बनो, अच्छे बेटे बनो, अच्छी बेटी अच्छी बहू बनो, ये भी उद्देश्य आपका होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए, तभी आपके नौकरी का असली मजा है ना। चलिए, अटल पेंशन योजना का प्रबंधन और विनियमन निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा, या फिर भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है? अभी हमने आपको बताया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी वाला, है ना, ये वाला। ठीक है, कोई आसान, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ये अच्छा, अब लगे हाथ एक टास्क पूरा कर लीजिए आप लोग। क्या करना है आपको? एक कॉपी बनाइएगा, 2 कॉपी है ना, एक में टास्क वाली कॉपी, एक में पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए, आरओ के मेंस के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई पर कई बार प्रश्न बनता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। यानी कि आपके इकोनॉमिक्स में जो बैंकिंग का जो सेक्टर है, ठीक है, बैंकिंग वाला, उसमें आप सारी चीजों को आज पढ़ लीजिएगा, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है, ये बैंकिंग का चैप्टर आज पूरा कर लीजिएगा। इसके अलावा सेबी पर भी प्रश्न कई सारा बनता है, तो सेबी को भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सेबी और आरबीआई, इन दोनों को आप पढ़ लीजिएगा। ये मैं आज आपको टास्क देता हूं, आज आपको मैं ये होमवर्क देता हूं। इन दोनों से प्रश्न बनता है। देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैं कंटेंट पढ़ाता हूं और जो मैं आपको होमवर्क देता रहूंगा, अगर आप उसको करते रहेंगे तो एक बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, इसको आप प्लीज करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, आईएनएस निरीक्षक, ठीक है, की श्रीलंका यात्रा और 2026 और मैत्री भीष्म क्यूब, ये सब चर्चाओं में रहा है अभी। तो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ यानी कि मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय नौसेना का स्वदेशी गोताखोरी सहायता और पनडुब्बी बचाव पोत, क्या नाम है, आईएनएस निरीक्षक, 21 अप्रैल 2026 को श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर पहुंच गया। यात्रा, ये जो इसकी यात्रा है, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मानवीय सहायता की प्रतिबद्धता को क्या करता है, दर्शाने का काम करता है। ठीक, संयुक्त अभ्यास की अगर हम बात करते हैं तो इन SLN डाइवेक्स 2026 की अगर बात करें तो ये जो आप देख पा रहे हैं अभ्यास, यह भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच आयोजित होने वाले द्विपक्षीय गोताखोरी अभ्यास इन SLN डाइवेक्स का क्या है, चौथा संस्करण है। ध्यान दीजिएगा, तो इसके बारे में पढ़िएगा। इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है? 21 से लेकर के 27 अप्रैल 2026 के मध्य में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि आपके लिए बड़ा महत्व है। क्या उद्देश्य है इसका? तो 1 सप्ताह तक चलेगा ये। इसका उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं, यानी कि दोनों देशों की जो आपकी सेना है, नौसेना है, नेवी है, उनके बीच अंतर संचालनता, ठीक है, और सामंजस्य और गोताखोरी अभियानों में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, यानी कि समुद्री सुरक्षा इसका अल्टीमेटली क्या है, मुख्य उद्देश्य है किसी तरीके से। ठीक है, बाकी सब इसमें लिखा है कौन कौन इसमें हिस्सा लेगा। ठीक है, मानवीय सहायता, आरोग्य मैत्री पहल, यानी कि रक्षा संबंधों के साथ साथ कूटनीतिक सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करते हुए भारत ने अपनी आरोग्य मैत्री पहल के तहत श्रीलंका को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की है। मैत्री भीष्म क्यूब की बात करें तो आईएनएस निरीक्षक के माध्यम से भारत ने श्रीलंका को 2 मैत्री भीष्म क्यूब भेंट भी किए हैं अपने आप में। ठीक है, ये अत्याधुनिक पोर्टेबल चिकित्सा इकाइयां हैं। इन्हें आपदा या आपातकालीन स्थितियों में तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया। प्रत्येक यूनिट एक साथ 200 आपातकालीन चिकित्सा मामलों को संभालने में पूरी तरीके से क्या है, सक्षम है। तो ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, सामरिक महत्व की बात करें तो आपस में जो है दोनों देश क्या करेंगे, इससे मजबूत होंगे। यह कूटनीतिक और सैन्य पहल पड़ोसी प्रथम नीति और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। पड़ोसी प्रथम नीति पर जो है सरकार इस समय वर्तमान में काम कर रही है। ठीक है, चलो
बताइए आप लोग प्रश्न। भारत की आरोग्य मैत्री पहल के तहत हाल ही में श्रीलंका को भेंट किए गए मैत्री भीष्म क्यूब क्या है? तो समुद्री डकैती को रोकने के लिए निगरानी रडार है, अत्याधुनिक पोर्टेबल चिकित्सा इकाइयां हैं, पनडुब्बियों के लिए उन्नत संचार उपकरण है, या फिर गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए विशेष रोबोट है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्लीज गिव मी योर आंसर्स, जल्दी फास्ट। इसका जो उत्तर होगा बाबूजी लोग, क्या हो जाएगा? ये वाला बी, यही होगा। देखते हैं भाई साहब, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। INST मोहाली द्वारा फ्लोरोमेट्रिक संवेदन तकनीक का भी हाल में क्या किया गया है? डेवलपमेंट यानी कि विकास किया गया है। तो भारत सरकार के जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जिसको हम DST के नाम से भी बोलते हैं, DST फेलोशिप भी मिलती है, आप लोग जानते होंगे नहीं जानते होंगे, है ना? अगर आप फर्स्ट डिवीजन आते हैं, हाई स्कूल में फॉर्म 9th में शायद फॉर्म फिल किया है, 9th 10th 11th 12th और BSc MSc PhD तक का फेलोशिप मिलती है DST से, ध्यान रखिएगा। तो ये DST के तहत एक स्वायत्त संस्थान, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली के वैज्ञानिकों ने एक नई अत्याधुनिक सामग्री यानी कि सेंसर विकसित की है। यह सामग्री फ्लोरोमेट्रिक संवेदन यानी कि फ्लोरोमेट्रिक सेंसिंग तकनीक के माध्यम से मानव शरीर और जलीय माध्यमों में निकोटीन और कोटेनिन, ठीक है, निकोटीन का ये क्या है? एक प्रमुख मेटाबोलाइट या उपोत्पाद है। कौन सा? एक कोटेनिन के स्तर का त्वरित और सटीक पता लगा सकती है कि भैया किसके अंदर निकोटीन की मात्रा है कि नहीं है। ये एक क्या है? खास प्रकार की टेक्निक है। इस उन्नत तकनीक को INST मोहाली की वैज्ञानिक डॉक्टर मोनिका सिंह और उनकी शोध छात्रा कौन? अर्शमिंदर कौर द्वारा विकसित किया गया। दोनों लोगों ने इसको विकसित किया है। यह नवाचार तंबाकू के संपर्क की पहचान, सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मतलब कि निकोटीन की पहचान करने में क्या है? सक्षम है अपने आप में। क्या है ये फ्लोरोमेट्रिक संवेदन तकनीकी? तो फ्लोरोमेट्रिक संवेदन तकनीक एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जो किसी विशिष्ट पदार्थ की उपस्थिति और सांद्रता को मापने के लिए प्रदीप्ति, ठीक है, यानी कि फ्लोरोसेंस या प्रकाश उत्सर्जन का उपयोग करती है अपने आप में, ठीक है। सामान्य अवस्था में यह विकसित की गई सामग्री बहुत कम प्रकाश उत्सर्जित करती है, लेकिन जैसे ही यह एक सेंसर के रूप में निकोटीन या कोटेनिन जैसे हानिकारक रसायनों के संपर्क में आती है, क्या होता है? यह प्रकाशित हो जाती है या तेज चमकने लगती है और सामने वाले को पता चल जाता है कि भैया इसने निकोटीन लिया कि नहीं लिया है। इसके माध्यम से इन रसायनों की सूक्ष्म मात्रा को भी शीघ्रता से उच्च सटीकता के साथ में मापा जा सकता है कि भैया किसके अंदर निकोटीन की कितनी मात्रा है, ठीक। क्या इसके फायदे हैं, फीचर्स और इसका एडवांटेज क्या है? यह परीक्षण अभी इन विट्रो चरण में है, मतलब अभी इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन प्रयोगों से सिद्ध हो गया है कि यह सामग्री जैविक प्राणियों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है और जीवित कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक। तो ये सारी बात इसमें लिखी गई, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है, बढ़िया है ये। बाकी इसके बारे में डिटेल्स में लिखा गया कैसे कैसे काम करती है, त्वरित है, किफायती है अपने आप में, ठीक है, और वर्तमान में उपयोग की जाने वाली विधियां जैसे कि क्रोमेटोग्राफी महंगी और अधिक समय लेने वाली है, जबकि यह नई संवेदन तकनीकी बहुत ही सरल, तीव्र और लागत प्रभावी, जिससे समय पर चिकित्सा कार्रवाई करना आसान हो जाता है अपने आप पे। तो ये फास्ट काम करेगी अपने आप में, पुरानी तकनीकों से क्या है, सक्षम है और आसान भी है, और जो फास्ट रिस्पॉन्स ये देती है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST मोहाली द्वारा निकोटीन का पता लगाने के लिए विकसित की गई नई नैनो सामग्री के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रॉन्ग कौन सा है भाई साहब? देखिए ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और आप अक्सर गलती करके चले जाते हैं, कौन सा सत्य है ऐसा पढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। पहला, यह सामग्री जीवित कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बिल्कुल सही बात है, नहीं पहुंचाती है, और जैविक प्राणियों के सुरक्षित है, बिल्कुल ठीक बात है। यह पानी में और शरीर में मौजूद अन्य सामान्य पदार्थों की उपस्थिति में सटीक परिणाम नहीं देती है, अच्छा जी ठीक है। इसके माध्यम से निकोटीन की सूक्ष्म मात्रा को भी शीघ्रता और सटीकता से पहचाना जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। यह कोश के स्तर पर वास्तविक समय की निगरानी की अनुमति देती है, ठीक है। अब क्या रॉन्ग है इसमें? तो रॉन्ग जो मुझे लग रहा है उसमें बी वाला लग रहा है मुझे, ये वाला, या आपको कोई और लग रहा है तो आप बताओ, मेरे आंसर पे मत जाइएगा बॉयज, ठीक है, आप अपना बताइए आंसर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। मेरे अनुसार तो ऑप्शन बी लग रहा है, ठीक है, ये वाला। अब देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक।
बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश की शेखा झील को मिला भारत के 99वें रामसर स्थल का दर्जा, और यूपी का शायद ये 12वां जो है ये स्थल हो गया है अल्टीमेटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसके आने के चांस क्या हैं, बहुत ज्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जस्ट लाइक पेपर आउट टाइप का है, इसको मैं कह सकता हूं कि पेपर में आउट है तो ऐसे प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि अभी हाल ही में जो है क्या हुआ है, एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है, अब ये झील कहां पर है, अलीगढ़ में, अलीगढ़ में स्थित शेखा झील, क्या शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, को अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि के रूप में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। रामसर कन्वेंशन पढ़े होंगे आप लोग, क्या है भाई साहब, रामसर कन्वेंशन क्या है बताइए, रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन क्या है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और आप बताओ वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 प्रश्न का उत्तर मुझे बताइए। वर्ल्ड वेटलैंड डे ये वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, और रामसर कन्वेंशन क्या होता है, कब, और रामसर कन्वेंशन कब जो है हुआ था, ये दोनों प्रश्न का उत्तर बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो भाई ये आपको मैं टास्क दे देता हूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो अभी हाल ही में इसको रामसर स्थल का रूप में दर्जा दिया गया, अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में रामसर साइट का दर्जा किसको दिया गया है, अलीगढ़ में जो शेखा झील है, जो कि भारत की 99वें नंबर का यह दर्जा इसको मिल गया है, 99 नंबर की है, और उत्तर प्रदेश की शायद 12वें नंबर की है जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई है। ध्यान रखिएगा कि जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम के पहले आप इनको एक बार जरूर से लेटेस्ट डेटा लेके जाइए, हो सकता है कि आपके एग्जाम तक इनकी संख्या और बढ़ जाए। तो उत्तर प्रदेश में इनकी कुल कितनी संख्या रामसर साइट की, उत्तर प्रदेश में, और हमारे भारत में कुल कितनी संख्या है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको पता होना चाहिए। एग्जाम के पहले आप इस डेटा को क्या करिएगा, एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। और अब हमारे इंडिया में जो है टोटल जो है 99 रामसर साइट्स हो गई हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की आर्द्रभूमियां हो गई हैं। 100वें का आंकड़ा हम लोग छूने वाले हैं, बहुत जल्दी हम लोग इसको छू सकते हैं अपने आप में। बाकी आर्द्रभूमियां क्या होती हैं, इसके क्या फायदे होते हैं, ये सब आप लोग जानते होंगे, इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है भाई। चलिए शेखा झील पक्षी अभयारण्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कहां पर है ये, अलीगढ़ जिले में एक मीठे पानी की 12 झील है अपने आप में। इसका निर्माण कब किया गया था, 1852 में ऊपरी गंगा नहर के निर्माण के बाद हुआ था इसका निर्माण। तो ये पॉइंट में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि 1857 क्रांति के जो है अपने आप में 5 साल पहले, है ना। चलो ये कुछ जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह झील दरअसल मध्य एशियाई फ्लाईवे या मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में भी हम इसको जानते हैं। तो यह भी अपने आप में अच्छी बात है। प्रमुख प्रजातियों की बात करते हैं तो सर्दियों के मौसम में यहां पर विशेष रूप से वार हेडेड गूज, ठीक है, क्या मतलब बार हेडेड गूज, पेटेंट स्टार्क और बत्तखों की विभिन्न प्रजातियां बड़ी संख्या में रिप्रोडक्शन और प्रवास के लिए यहां पर आती हैं। तो ये खास है। रामसर स्थल क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है। रामसर स्थल एक ऐसा वेटलैंड यानी कि एक ऐसा आर्द्रभूमि होता है जिसमें आपके झील, तालाब आदि आते हैं, दलदली स्थान आते हैं, मैंग्रोव या नदी का डेल्टा भी इसमें आता है, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे बायोडायवर्सिटी के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। चलिए रामसर कन्वेंशन यहां पे लिखा हुआ है। यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। इस संधि पर 2 फरवरी, कब, 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए इसे यह नाम दिया गया था रामसर कन्वेंशन। क्योंकि कहां पर है ये आपका ईरान के रामसर शहर में हुआ था ऐसा, इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन रखा गया। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उन वेटलैंड्स की रक्षा करना है, यानी कि उन आर्द्रभूमियों की रक्षा करना है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो दुर्लभ पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है,
भूजल स्तर को रिचार्ज करते हैं और संकटग्रस्त या प्रवासी प्रजातियों को आश्रय प्रदान करते हैं, खासकर पक्षियों को। तो ये इसीलिए जो है इनको इंपॉर्टेंस दिया था ताकि इनके बचाव के लिए सरकार काम कर सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इससे क्या फायदा होगा ये यहां पर सब लिखा है। तो अब इसको अगर रामसर का दर्जा मिल गया है तो उसके आसपास के प्राकृतिक आवास का कड़ाई से संरक्षण होगा, जो जल सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन समन के लिए सहायक होगा। इससे पर्यटन और आजीविका का भी एक बड़ा फायदा होगा, रोजगार भी बढ़ेगा और जो है लोग यहां पर टूरिज्म के रूप में इसको जानेंगे। तो इससे एक बड़ा बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आ जाएगा प्रश्न इस पर। बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा इसका उत्तर। हाल ही में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आगरा, अलीगढ़, इटावा, गौतम बुद्ध नगर, कहां पे? सिंपल सी बात है, अलीगढ़ इज द राइट आंसर। ठीक है, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस अभी हाल ही मनाया गया है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अगर हम इसके महत्व की बात करते हैं, दरअसल 21 अप्रैल को रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये शायद कम सुने होंगे लेकिन आजकल नए प्रकार के प्रश्न आयोग बना रहा है तो आप एग्जाम में आ सकता है। मानव विकास के सभी पहलुओं में रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, और नवाचार जिसको इन्वेंशन भी बोलते हैं, कि महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है। आपके भीतर भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर आपके भीतर इन्वेंशन या इनोवेशन और क्रिएटिविटी अगर नहीं है तो इनोवेशन यानी कि नवाचार का भाव और क्रिएटिविटी का जो है भाव आपके भीतर होना चाहिए, तब आप आगे और बढ़ते हैं। नए नए आइडियाज आने से आपका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यह दिवस इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार नए विचार और नवाचार दुनिया की सबसे गंभीर समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसी समस्या हो जो विकट हो, जो समाज में दिक्कत करती हो, तो आपकी क्रिएटिविटी से और आपके इनोवेशन से, आपके नवाचार से उस समस्या का क्या हो सकता है, निदान मिल सकता है, उस समस्या को हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसलिए अपने भीतर हमेशा क्रिएटिविटी और नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए, है ना, मूक बाधिर जैसे नहीं रहना चाहिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और यूनेस्को की भूमिका, ठीक है, आप जानते हो कि संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में नवाचार की क्षमता को पहचानते हुए इस दिवस को आधिकारिक रूप से नामित किया है। यूनेस्को 2005 के समय की हम बात करते हैं तो इस दिवस के आयोजन के पीछे एक प्रमुख आधार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का वर्ष 2005 का क्या है, सम्मेलन है। ठीक है, इसी सम्मेलन के बाद ही वैश्विक स्तर पर रचनात्मक उद्योगों यानी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को मजबूत करने और कलात्मक स्वतंत्रता, ठीक है, आर्टिस्टिक फ्रीडम को बढ़ावा देने के लिए ठोस निर्णय जो है लिए गए थे। ठीक है, और इस बार का जो विषय, इसकी थीम है, क्या है, थीम है इस बार की जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैश्विक प्रगति के लिए, ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए रचनात्मकता का उपयोग, यूजिंग क्रिएटिविटी फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस, यानी कि ग्लोबल प्रोग्रेस के लिए हमारे भीतर क्रिएटिविटी को आना चाहिए, क्रिएटिविटी को जागृत करना चाहिए, ये इसका थीम है। ठीक है, बस चलिए, बाकी वही उद्देश्य इसका है कि भाई वास्तविक दुनिया में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को समाधान देने के लिए, सतत विकास के लिए अगर आपके भीतर क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, तो चीजें अच्छी हो सकती हैं। चलिए, बाकी इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य और लक्ष्य लिखा गया है, आप इसको चाहे तो आराम से पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अब आ जाएगा प्रश्न भाई साहब। प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के संदर्भ में इस वर्ष का मुख्य विषय क्या है? तो ए, वैश्विक प्रगति के लिए रचनात्मकता का उपयोग, नवाचार और जलवायु परिवर्तन, युवाओं की तकनीकी शिक्षा, सांस्कृतिक और विरासत का संरक्षण। तो क्या जाएगा इसका उत्तर? हो जाएगा ये, वैश्विक प्रगति के लिए रचनात्मकता का उपयोग। ए इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, देखते हैं क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, बुल्गारिया चुनाव में प्रोग्रेसिव बुल्गारिया की ऐतिहासिक जीत और द्विपक्षीय संबंध, ये अभी क्या है, चर्चाओं में रहा है। तो अभी हाल ही में संपन्न हुए बुल्गारिया के संसदीय चुनाव में रूमेन रादेव की अगुवाई वाले प्रोग्रेसिव बुल्गारिया गठबंधन ने एक ऐतिहासिक और शानदार जीत दर्ज की है।
इस जीत के साथ ही बुल्गारिया में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के समाप्त होने की उम्मीद जगी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण जीत पर उन्हें बधाई दी और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता को क्या किया, दोहराया है अपने आप में। ठीक है, चलिए ये सब लिखा हुआ कितना ऑडियो कैसा कैसा मिला, और इस अभूतपूर्व वोट शेयर के साथ गठबंधन को बुल्गारिया की 240 सदस्यीय संसद में 135 से अधिक सीट मिलने का अनुमान है। 1997 के बाद यह बुल्गारिया के राजनीतिक इतिहास में पहला मौका है जब कोई राजनीतिक दल या गठबंधन अपने दम पर पूर्ण बहुमत के दम पर जो यहां पर पहुंचा हुआ है। तो ये एक बड़ी बात है जो बुल्गारिया के लिए अच्छी बात है। अब बाकी बुल्गारिया और भारत के मध्य एक मजबूत संबंध है अपने आप पे, यानी कि 2024 की घटना है ये मजबूत संबंधों की। उस समय भारतीय नौसेना ने एक साहसिक अभियान चला करके अरब सागर में एक बुल्गारियाई वाणिज्यिक जहाज और उसके चालक दल को समुद्री लुटेरों के चंगों से सुरक्षित बचाया था। कब? 2024 की घटना है अपने आप पे। इस घटना के लिए रोमेन रादेव ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया था, जिसने दोनों राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक और रणनीतिक विश्वास को और गहरा किया था। तो ये घटना आप ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, बाकी बुल्गारिया के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये दरअसल बुल्गारिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप, क्या बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है अपने आप पे। ध्यान रखिएगा, ये आप यहां पर बुल्गारिया को देख पा रहे होंगे। ठीक है, और ये बाल्कन द्वीप पर है स्थित है। ठीक है, राजधानी इसकी क्या है? सोफिया जो है ये इसकी राजधानी है, और ये यहाँ का सबसे बड़ा क्या है? सिटी भी है। यहाँ पर सोफिया यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, ये आपका क्या प्रॉपर, ये आपका बुल्गारिया है यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, एक तरफ इसकी सीमा समुद्र से मिलती हुई है। ठीक, मुद्दा है क्या है? बुल्गारियाई लेव इसकी मुद्दा है। भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो उत्तर में इसके रोमानिया है। क्या उत्तर में इसके रोमानिया है? ये देखिए उत्तर में हो गया आपका रोमानिया। ठीक है, बात है रोमानिया नदी सीमा बनाती है। ठीक है, उत्तर में रोमानिया नदी इसकी सीमा बनाती है, यहां पर लगा हुआ है। और पश्चिम में सर्बिया, अगर आप देखेंगे तो उत्तर में इधर रोमानिया, पश्चिम में आपके सर्बिया हो गया, ये सर्बिया हो गया। ठीक है, और उत्तर में मैसेडोनिया, और उत्तर में आपका मैसेडोनिया भी आ जाएगा, जो कि यहां पर लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। दक्षिण में ग्रीस और तुर्की, दक्षिण में आपका ग्रीस हो गया, और तुर्की इस मैप में नहीं दिया गया है, हालांकि है तो ये तुर्की का है पूरा हिस्सा, तुर्की हो गया। पूर्व में इसका तट काला सागर से मिलता हुआ है, ब्लैक सी से लगा ही है। आप देखिए ये पूरा एरिया क्या है? ब्लैक सी से लगा हुआ है। और यह यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का सक्रिय सदस्य भी है अपने आप पे। आप इसको मैप पे देख सकते हैं कि क्या इसकी स्थिति है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ऐसे बुल्गारिया को आप एक बार ऐसे पढ़ लीजिएगा। ये सब भैया आप लोग प्लीज मैप पे देखा करिए। देखिए पूर्व में ये ब्लैक सी से लगा हुआ है, देखिए ये बुल्गारिया, इसकी सीमा देखिए यहां पर लगी हुई है ना। उधर देखिए रोमानिया नदी से जुड़ेगा, इधर पश्चिम में आपका साइबेरिया मिल जाएगा, आपको लगा हुआ सीमा इसकी देखिए। फिर इधर देखिए आपका दक्षिण में आपका ग्रीस भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इधर जो है ये सब चीजें हैं, ये इधर तुर्की लगा हुआ है। तो ये आप लोग क्या करिएगा, एक बार इसको मैप में जो है अच्छे से देखने का प्रयास क्या करिए। मैप जब आप देखेंगे तो एक बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। ऐसे देश चर्चाओं में रहते हैं, और जब भी कोई देश चर्चाओं में रहा करे, मैंने बार बार कहा कि सीमाओं आदि के बारे में जानकारी आपको एग्जैक्टली होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई अब बन जाएगा प्रश्न इसके सामने। अब इसका उत्तर आप लोग बताइए मुझे कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, चलो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है ना, डिकोड एग्जाम वाला पब्लिक ग्रुप, जिसमें 37,000 समथिंग सब्सक्राइबर, उसमें दिया जाता है। ठीक है, आई थिंक सैटरडे को सारी पीडीएफ भेज दी जाती हैं, तो आप लोग डेली ऐसे पढ़ लिया करो। सैटरडे को पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लिया करो वहां से, बस हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी। इसके पूर्व में काला सागर स्थित है और बाल्कन प्रायद्वीप का ये हिस्सा है अपने आप में, ये इसका सही उत्तर है। बाकी क्या है? सही उत्तर नहीं है। ठीक है, यह एक लैंडलॉक देश है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि समुद्री सीमा है ना इसकी। देखो ब्लैक सी लगा हुआ है, देखो ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है अपने आप में। ठीक है, गलत है। दूसरा, इसकी पश्चिमी सीमा एड्रियाटिक सागर से मिलती है, ऐसा नहीं है। इसकी सीमाएं सीधे तौर पर इटली और ऑस्ट्रिया से मिलती हैं, नहीं है, रॉन्ग है। तो यही सही था बस। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना का आपातकालीन लैंडिंग अभ्यास अभी जो क्या हुआ है। तो ये भी क्या चर्चाओं में रहा है भाई साहब। भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर निर्मित विशेष एयर स्ट्रिप पर एक व्यापक युद्धाभ्यास और एयर शो का सफल आयोजन किया है।
यह अभ्यास राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे को आपातकालीन परिस्थितियों में वैकल्पिक रनवे के रूप में उपयोग करने की वायुसेना की क्षमता को और युद्ध की तैयारियों को परीक्षण करने के लिए किया गया। आजकल जो भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो स्ट्रैटेजिक रूप से बनाए जा रहे हैं ताकि आपातकालीन स्थितियों में हम उसका उपयोग कर पाए। ठीक है, वायुसेना के लिए वो उपयोगी हो पाए। ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में देश के लिए, है ना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप के प्रमुख तथ्य की बात करें तो अवस्थिति, अगर इसके लोकेशन की बात करते हैं तो यह विशेष एयर स्ट्रिप उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के अरवल कीरी करवत गांव के पास स्थित है। लंबाई एक्सप्रेसवे पर निर्मित इस एयर स्ट्रिप की कुल लंबाई 3.2 किलोमीटर है, जो भारी परिवहन विमानों और तेज गति वाले लड़ाकू विमानों की सुरक्षित लैंडिंग के लिए पर्याप्त है। अपने आप में 3.2 किलोमीटर के स्ट्रिप है अपने आप में। युद्ध या प्राकृतिक आपदा के समय जब दुश्मन के हमलों से मुख्य वायुसेना पट्टियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तब इन राजमार्गों का उपयोग किया जाता है उतारने के लिए, ईंधन भरने और फिर से उड़ान भरने के लिए किया जाता है। तो यह आपातकाल स्थिति के लिए बनाए गए। अभ्यास में शामिल विमान, तो इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के कई अत्याधुनिक और मारक विमान ने टच एंड गो और फुल लैंडिंग का अभ्यास किया है। इसमें मुख्य रूप से शामिल थे, जो क्या क्या शामिल थे यहां पे लिखा हुआ है, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर, तेजस, ये सब इसमें क्या थे, शामिल थे। ठीक है। उद्घाटन इस एक्सप्रेसवे और एयर स्ट्रिप का आधिकारिक उद्घाटन 18 नवंबर 2021 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। पहला प्रश्न इस पर, उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी स्वयं भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान से इसी एयर स्ट्रिप पर उतरे थे, जिसने दुनिया के सामने भारत की बढ़ती सामरिक अवसंरचना को प्रदर्शित करने का काम किया था कि भाई देखो, इंडिया में तो रोड पर जो है, हाईवेज पर जो है एयर स्ट्रिप बनाई जा रही हैं। तो ये भारत की बढ़ती हुई साख को दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है भाई, चलिए। इसके पहले भी जून 2023 में भी वायुसेना द्वारा इस हवाई पट्टी पर इसी तरीके से एक अभ्यास और किया गया था। चलिए अब आप बताइए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। नवंबर 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना के किस विशिष्ट परिवहन विमान से इस एयर स्ट्रिप पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी? C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस, ANIL, या क्या होगा इसमें से, किससे किया था? आई थिंक ये होगा क्या, C-130J हरक्यूलिस। बी, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। चलिए, भारत में व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल के लिए AI अपनाने में वैश्विक अग्रणी स्थिति, BCG रिपोर्ट अभी हाल ही में आई हुई है। तो ये क्या कहती है रिपोर्ट? ये रिपोर्ट कहती है कि भाई वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर तकनीकी प्रगति के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का एकीकरण तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी हाल ही में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG द्वारा उपभोक्ता AI सक्षम स्वास्थ्य सेवा के लिए तैयार है। ठीक है, शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट ने भारत को स्वास्थ्य सेवा में AI अपनाने के मामले में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारतीय उपभोक्ता जनरेटिव AI और AI आधारित टूल्स को विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से अपना रहे हैं। यानी कि यहां पर AI का इस्तेमाल खूब हो रहा है। कहां पर, किस सेक्टर में? हेल्थ सेक्टर में, BCG रिपोर्ट कहती है। ये यहां पर आंकड़े दिए गए हैं कि AI अपनाने का स्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में 50%, यूनाइटेड किंगडम यूके में 43%, जापान में 34% दर्ज किया गया है। तो ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। संयुक्त चिकित्सा मॉडल की रिपोर्ट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह AI के उपयोग को लेकर के मरीजों की परिपक्व होती सोच को उजागर करने का काम करता है। हालांकि इंडिया में तो AI हर क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन हम हेल्थ में AI को बहुत ज्यादा तेजी के साथ अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें यहीं पे लिखी गई, कुछ अलग नहीं लिखा गया है। यह संयुक्त मॉडल विशेष रूप से जटिल मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट का विश्लेषण करने, उन्हें समझने और पुरानी बीमारियों के दीर्घकालिक प्रबंधन में अत्यधिक उपयोगी और विश्वसनीय माना जा रहा है आजकल। ठीक है, चलिए। यह रिपोर्ट डिजिटल इंडिया पहल और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच के कारण भारतीय उपभोक्ता स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के प्रति अत्यधिक जागरूक और अनुकूल हो गए हैं। स्वास्थ्य सेवा में AI का बढ़ता उपयोग भविष्य में अधिक सुलभ, सटीक और किफायती चिकित्सा प्रणाली का मार्ग क्या करेगा, प्रशस्त करेगा। ठीक, चलिए। अब प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर अगर आप बता पाए तो बताइए मुझे, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? पढ़िए भाई साहब, अच्छा प्रश्न है ना। ठीक है, चलिए। इसका उत्तर रहेगा ए। इसमें ए वाला, ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका
ए मतलब केवल एक, 2 वाला गलत है, ठीक है। ये कम नहीं है भाई साहब, रॉन्ग है ये, है ना, केवल ए होगा, ये रॉन्ग है। चलिए अब आपका लिए प्रश्न है कि भाई 1857 के विद्रोह के नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये बताइएगा। बहुत आसान प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका उत्तर जरूर देंगे, ठीक है। तो ये आज का करंट अफेयर्स था। बाकी शाम 4:50 पर आप HEO की ऑब्जेक्टिव क्लास मेरे साथ देख सकते हैं, और 1 मई से ये क्लास हमारी लाइव आया करेगी 10:30 बजे के आसपास, ठीक। चलिए अब आपके लिए प्रश्न है छोटा सा, ठीक है, इसका उत्तर आपको बताना है। ये यहां पर 2 प्रश्न आपके सामने दिए गए, आप इसको छोड़ दीजिएगा, आप इसको लिखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर देखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी हमारे सारे बैच चल रहे हैं। HEO का बैच हमारा चल रहा है भाई साहब, HEO का बैच हमारा चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर मुझसे सीधे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। HEO के लिए HEO 2500 का बैच है, इसमें पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड सभी के लेक्चर, बाइलिंगुअल नोट्स, टेस्ट सीरीज, PYQs, करंट अफेयर्स का वीडियो, सब कुछ मिलेगा। प्लीज आप इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आज का वीडियो, बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बिंदास रहिए। बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। D-Code एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।